सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान ज़बान में आपको बताई जाती हैं। दोस्तों, भारत का इतना ज़बरदस्त विकास मोदी जी ने कर दिया है कि लोग आपस में लड़ मर रहे हैं और हिंदुत्व को इतना बढ़ा दिया है और इतनी नफरत का सिरिंज उसके अंदर घुसा दिया है कि अब सिर्फ और सिर्फ आज का हिंदू जो है मुसलमानों से नफरत करने के लिए ही जाना जा रहा है। अभी भी बहुत सारे हिंदू बेचारे बचे हुए हैं जो इस नफरत से दूर हैं, लेकिन उनको बीजेपी वाले हिंदू नहीं मानते हैं। देखिए किस प्रकार से इस रिपोर्ट की शुरुआत हुई है कि नफरत 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 ही आपको नजर आ रही है। आपको बताऊं कि ये 2014 के बाद से अब तक भारत बनाया गया है ऐसा नफरत वाला। लेकिन आप ये देखिए कि अंदर नफरत फैलाई गई है। 56 इंच मोदी जी का सिर्फ भारत के लिए है, लेकिन दुश्मन की बात करें, पाकिस्तान के लिए 56 इंच नहीं है, चाइना के लिए 56 इंच नहीं है। पाकिस्तान के नाम में इतना दम है कि वो नाम लेते हैं पाकिस्तान का और ये चुनाव जीत जाते हैं। समझिए, पाकिस्तान वैसे तो कुछ नहीं है, कहते हैं अपने मुंह से पाकिस्तान ये मुसलमान, ये पाकिस्तान ऐसा तो भाई पाकिस्तान, मुसलमान, अजान, ईमान, इस्लाम, मस्जिद, जुमा, इन सब के बिना न इनके टीवी डिबेट चलते हैं, न इनकी सरकार चलती है, न उनका खुद का दिमाग चलता है। समझिए, इन सबके बावजूद जो कहा था लाल आंख दिखाएंगे, एक के बदले 100 सन लेंगे आएंगे। दोस्तों, अब औकात देखिए, और आपको जो सबूत के साथ बताऊंगा वो भारतीय अखबार में, गोदी मीडिया के अखबार में छप चुका है। आपको बताऊं, सन 2020 में 20,000 सैनिक LAC पर चीन के तैनात थे और ये 2 साल होते होते चीन ने भारत के खिलाफ 1,20,000 सैनिक बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। चीन की तैयारी देखिए भाई साहब, 2 साल में 1,20,000 सेना तैनात कर दी। हमारे मुल्क के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारत को टक्कर देने के लिए हमारी जमीन पर इलीगल तरीके से 2 बड़े पुल बना दिए। पहला एक छोटा पुल था जिस पर भारी भरकम वाहन नहीं आ सकते थे। दूसरा ये जो पुल बनाया, इस पे बड़े हथियार, टैंक, मिसाइल, एंटी डिफेंस सिस्टम सब जा सकते हैं। पुल इतना मजबूत बनाया है। अब आप ज्यादा परेशान ना हो और गोदी मीडिया और अंधभक्तों के मुंह पर गोबर, ये सबूत देखिए। नव भारत टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए और टाइटल पढ़ लीजिए। फुल स्क्रीन पर इसलिए लगा रहा हूं कि नव भारत टाइम्स इसको डिलीट भी कर सकता है जब ये वायरल हो जाएगी, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। लिखा है, मिसाइल, टैंक, तोप और बख्तरबंद वाहन, चीन ने भारत से लगी सीमा पर 2 साल में बढ़ाई जबरदस्त सैन्य ताकत। थोड़ा सा नीचे आते हैं और उसके 3 मेन पॉइंट्स आपको दिखाते हैं। चीन ने LAC पर पिछले 2 साल में फायर पावर बढ़ाई है। फायर पावर समझते हैं? हमला करने की ताकत बढ़ाई है। सैनिकों की संख्या को 20,000 से 1,20,000 किया है। टैंक, तोप, मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर को अपग्रेड किया है, अपग्रेड कर लिया है, लेटेस्ट। जी हां, अब जरा इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। सैनिकों की क्षमता 20 से 1,20,000 की गई। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार LAC से जुड़े पूरे पश्चिम इलाकों में गतिरोध होने से पहले, टकराव होने से पहले 2020 तक 20,000 सैनिक के आवास की अवस्था थी, रहने की अवस्था थी। लेकिन अब आधिकारिक सूत्र ने नाम न छापने के शर्त पर खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए कहा है कि चीन ने अब 1,20,000 सैनिकों को सीमा के नजदीक रखने के लिए शेल्टर और मिलिट्री कैंप तैयार कर लिए हैं। भाई साहब, तैयार कर लिए हैं, तैयार नहीं कर रहा, तैयार कर लिए हैं। उन्होंने इन मिलिट्री कैंप को पावर सप्लाई के लिए LAC के साथ साथ जुड़े इलाकों में कैप्टिव सौर ऊर्जा और छोटे जल विद्युत परियोजनाएं भी स्थापित की हैं। इस स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है। समझिए, बॉर्डर पर हमारे खतरा कितना बढ़ चुका है। LAC पर 1,20,000 सैनिकों को वहां रहने के लिए उनके शेल्टर बना दिए हैं। उनको बिजली, पानी की दिक्कत ना हो तो बिजली का पूरा प्लांट वहां लगा दिया है। पानी की कमी ना हो तो पानी का वहां प्लांट लगा दिया है।
नेटवर्क में दिक्कत ना आए तो वहां पर मोबाइल टावर लगा दिए हैं, यानी सेना को बिल्कुल भारत के बॉर्डर के बेहद करीब लाकर खड़ा कर दिया है, हथियारों से लैस, जिसे हिंदी में कहते हैं सैन्यकरण करना। अब स्क्रीन पर अगला पैराग्राफ देख लीजिए दोस्तों, ये दो पैराग्राफ आपको नजर आ रहे हैं, लगातार सैन्य डिवीजनों को कर रहा है रोटेट। और अगला देखिए, चीन ने एलएसी पर हथियारों को किया अपग्रेड। अब उसी के नीचे आ जाइए, एयर डिफेंस सिस्टम और एयरबेस को भी अपग्रेड किया है। और आखिर में देखिए, रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलों को भी किया तैनात। दोस्तों, नव भारत टाइम्स की इस रिपोर्ट के अलावा दर्जनों जगह यह खबर मौजूद है, लेकिन गोदी मीडिया खामोश है। गोदी मीडिया खामोश है और मोदी सरकार जर्नलिस्ट, पत्रकारों, सोशल एक्टिविस्ट और बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ जो बोलेगा उसको गिरफ्तार कैसे करना है, कैसे फंसाना है, ईडी को कब कहां इस्तेमाल करना है, दिमाग यहां लगाया जा रहा है। ऐसी खतरनाक तरीके से हमारा घेराव चीन की तरफ से जारी है और ऐसी खतरनाक सेना के सामने हमारी मजबूत सेना को कमजोर करते हुए 4 साल वाले ठेके वाले सैनिकों की भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं अग्निपथ। सोच के देखिए, चीन अपने सैनिकों को क्या क्या सुविधाएं दे रहा है और हम अपने सैनिकों को नौकरी तक, जो कि नौकरी नहीं है, देश सेवा है, देश सेवा का मौका सिर्फ 4 साल का दे रहे हैं। ना उसमें पेंशन होगी, ना उसमें भाई साहब कोई और सुविधा होगी, मेडिकल सुविधा होगी, ना कैंटीन, कुछ होगा ही नहीं बाद में जो पहले हुआ करता था। तो आप समझ जाइए कि 56 इंच कितना खतरनाक है हमारे लिए, उनके लिए नहीं। और देखिए कमाल की बात, बुलडोजरवा ससुरा सिर्फ मुसलमानों के घरवा पे ही चल रहा है, बुलडोजरवा वहां नहीं चल पाएगा। चीन जो अपग्रेड कर रहा है हथियार, वहां बुलडोजर पंचर हो जाता है भाई साहब। वहीं पर दूसरी तरफ चीन ने अपने सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को लेकर दबंगई दिखाई है, भारत और अमेरिका को आंख दिखाई है। उसने कहा है कि अब तक का सबसे खतरनाक हमारा ये फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च भी सपोर्ट करता है। आपको आगे बताऊंगा, लेकिन समझिए ये अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत और सबसे बड़े एयरक्राफ्ट को टक्कर माना जा रहा है। इंडियन ओशियन में चीन का इससे दबदबा बन चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 1 है। जी हां, अब चीन के पास 2 हैं और काफी घातक हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास सबसे ज्यादा हैं 11, लेकिन उन 11 में से किसी के पास ये वाली टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। अमेरिका कोशिश कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च वाला अभी सिस्टम उसके पास किसी भी एयरक्राफ्ट सिस्टम में मौजूद नहीं है। आपको बताऊं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च होता क्या है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये बहुत बड़ा चलता फिरता, समझ लीजिए आसान जबान में, एयरपोर्ट होता है, रनवे होता है, पूरा का पूरा एयरपोर्ट, एकदम सिंपल भाषा में समझ लीजिए, समुद्र में तैरता हुआ एयरपोर्ट जिस पर सैकड़ों जहाज मौजूद होते हैं, दर्जनों हेलीकॉप्टर मौजूद होते हैं। और चलते फिरते पानी के इस एयरपोर्ट से ही, चलते हुए जहाज से ही इसके ऊपर लड़ाकू जो विमान होते हैं वो लॉन्च होते हैं, वो टेक ऑफ करते हैं, वहां से उड़ान भरते हैं। उड़ान भरने का काफ़ी इस पर जोखिम होता है, क्योंकि जो पट्टी होती है, हवाई पट्टी होती है, वो कम होती है, तो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबी दूरी तक जहाज़ दौड़ नहीं लगा सकता। जिसको देखते हुए कई तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब तक किया जाता है, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी है जो चीन ने बनाई है, हासिल की है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम। जी हाँ, ये काफ़ी सटीक तरीके से इसका इस्तेमाल करते हुए जहाज को ज़्यादा दूर तक दौड़ना नहीं पड़ता और ज़्यादा घुमाव नहीं चाहिए होता है। मतलब बिल्कुल यूनिक और ख़तरनाक लेवल का अब तक का इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया पर चीन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारी पड़ रहा है।
दोस्तों इसी के साथ चीन की एक और चालाकी दुनिया के सामने आ चुकी है। इसका जिक्र मैं 1 साल पहले कर चुका था, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया। श्रीलंका में हम्बनटोटा नाम का बंदरगाह है, जिसको बनाने के लिए सन 2008 में जो बनना शुरू हुआ था, उस दौरान 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि काफी बड़ा अमाउंट था, चीन ने श्रीलंका को दिया था बनाने के लिए, उधार दिया था। लेकिन श्रीलंका इस रकम को आप जानते हैं लौटा नहीं पाया, जिसके बाद 99 साल की लगभग 100 साल की लीज पर, यानी समझ लीजिए किराया पर, वो उसमें से पैसा उनका कटता रहेगा। जो भी उसने दिया था वो किराया देगा नहीं, वो कम करता रहेगा उसी में से कि ठीक है भाई जो अमाउंट हमने आपको दिया है समझ लो, उसके बदले हम आपका ये पोर्ट इस्तेमाल करेंगे। यानी अब श्रीलंका, आपकी स्क्रीन पर देखिए ये रिपोर्ट मौजूद है, ये भी नवभारत टाइम्स के अलावा दर्जनों जगह मौजूद है। चीन ने श्रीलंका को ठग कर हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा किया है। अब आप समझ लीजिए कि चीन कितना खतरनाक है। इसी प्रकार से वो ज्यादातर देशों को ऐसी कहानी सामने आती है कि अंधा लोन देता है, बहुत पैसा देता है, उसके बाद जब वो लोन चुका नहीं पाते तो वो उनके मुल्क पर, किसी हिस्से पर या उनकी किसी जगह पर, सरकारी जगह पर कब्जा कर लेता है। आपको बताओ, पाकिस्तान को ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल होने से सिर्फ और सिर्फ अकेले भारत ने रोक दिया। आपको बताऊं, इस बात को कहने वाले आपकी स्क्रीन पर प्रूफ देख लीजिए, खुद पाकिस्तान के अधिकारी हैं। आपको बताऊं कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ, जिसमें 5 देश प्रमुख सदस्य हैं, यानी जो परमानेंट मेंबर हैं, उसके अलावा चीन ने दर्जनों देशों को इनवाइट किया था, जिसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट करने की पूरी कोशिश चीन ने की थी। लेकिन आपको बताऊं कि भारत ने, जो खुद परमानेंट ब्रिक्स का सदस्य है, मेंबर है, उसने सीधा सीधा मना कर दिया चीन को, जिसकी वजह से ब्रिक्स में पाकिस्तान शामिल नहीं हो पाया। दोस्तों इसी के साथ एक चुपके चुपके चोरी चोरी खबर सामने आई है। आप जानते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ, जो इस वक्त यूएई में आखिरी सांस ले रहे हैं, उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल कमर बाजवा अपनी पत्नी के साथ, उनके अलावा कुछ और नेतागण वहां खामोशी से दबे पांव पहुंचे थे और उनसे वहां मुलाकात करके आए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दोस्तों अगले साल G20 की मीटिंग भारत कश्मीर में करने जा रहा है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है। पाकिस्तान इस पर ज़्यादा अलर्ट हो गया है। 20 देश इसमें शामिल हैं जो मेंबर हैं, और उन 20 देशों में पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है। भारत इसको अगले साल लीड करने वाला है, जिसको देखते हुए बुरी तरह से पाकिस्तान इसलिए भड़क गया है कि पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर के इलाके में भारत को G20 की मीटिंग नहीं करनी चाहिए। अब पाकिस्तान की ये कोशिश है कि G20 में जो उसके दोस्त देश हैं उनको वो मनाए, समझाए और भारत पर दबाव बनवाए, जिनमें कुछ नाम मैं आपको बताता हूं जो G20 में शामिल हैं और वो पाकिस्तान के भी दोस्त हैं। वो हैं तुर्की, चीन और सऊदी अरबिया। ये तीनों काफ़ी करीब हैं, जी हाँ, पाकिस्तान के। वहीं पर आपको बता दूं कि पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि हम अमेरिका से और ब्रिटेन से भी इस बारे में बात करेंगे कि भारत G20 की मीटिंग कश्मीर में ना करे। दोस्तों कहते हैं आदमी की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन ये सिर्फ अब आपको बताऊं कहने की बात है भाई साहब, मामला बड़ा गंभीर होता है। आपको नहीं पता तो थोड़ा आसपास देख लीजिएगा, कोई सताया हुआ मर्द आपको दर्द लिए हुआ जरूर दिखेगा। अब आप जान लीजिए कि अगर एक इंसान की कामयाबी, एक मर्द की कामयाबी के पीछे अगर औरत का हाथ है, तो इंसान और उस मर्द की नाकामयाबी के पीछे भी महिला का हाथ हो सकता है। ये लाइव एग्जाम्पल है जॉनी डीप के ऊपर। आपके स्क्रीन पर ये है जॉनी डीप, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। आपने, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपने ज़रूर देखी होगी। उसके ये मेन सुपर हीरो हैं, मेन स्टार हैं, ज़बरदस्त तरीके से पूरी दुनिया में फेमस हुए। बचपन से इन्होंने बहुत मेहनत करी, अपने दम पर ये यहाँ तक पहुँचे। ज़िंदगी में इन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेली, गरीबी, गुर्बत, परेशानी, लड़ाई, दंगा फसाद, सिगरेट, शराब, कबाब, सब इन्होंने गलत रास्ता पकड़ा। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से सुधर के ये अपनी फील्ड पर आए और वापस इन्होंने अपना दम दिखाया और उसके बाद पूरी दुनिया में फिर इस फिल्म के ज़रिए
सारी दुनिया में वो छा गए। और फिर उनकी पत्नी ने उन पर केस कर दिया और बना बनाया करियर तबाह हो गया। हालांकि वो केस बड़ी मुश्किल से जीत गए हैं, लेकिन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से निकल गए हैं। आपको बताऊं कि इनकी जो फिल्म है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, उसका अगला भी पार्ट बन रहा है जिसमें वो नहीं होंगे। ये एक बड़ा मुद्दा छिड़ चुका है। अब खबर आपकी स्क्रीन पर यह है कि जॉनी डीप को 2355 करोड़ रुपए डिज्नी खर्च कर रहा है जैक स्पैरो को वापस उसी कैरेक्टर में लाने के लिए। समझ रहे हैं? जॉनी डीप को उन्हीं के कैरेक्टर जैक स्पैरो में वापस लाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के लिए डिज्नी पैसा जो है तैयार है। लेकिन अब देखना यह कि आगे क्या होगा। दोस्तों, कोलंबिया में एक बड़ा दुखद मामला सामने आया, हादसा हुआ है। बुल फाइट होती है, एक व्यक्ति जो है बुल के सामने खड़ा होता है और वो बैल उनको आकर टक्कर मारता है। तो ये वाला खेल आपने टीवी पे भी देखा होगा, वही प्रोग्राम हो रहा था, वो खेल हो रहा था। स्टेज टूट गया, स्क्रीन पर देखिए वो स्टेडियम टूट गया, ड्रोन में ये रिकॉर्ड हो गया और बताया जा रहा है 5 से 6 लोगों की मौत हो गई और 500 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बड़ा हादसा ये कोलंबिया का है। वहीं पर पाकिस्तान के हालात भी काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं। वज़ीरिस्तान की तरफ मुठभेड़ में पाकिस्तान आर्मी के 2 जवान मारे गए और 7 टीटीपी के लड़ाके भी इसमें मारे गए हैं। टीटीपी की बात पाकिस्तान सरकार ने सुनने से मना कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब वहाँ पर ये वारदात इस तरह की शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, इसी के साथ वेनेजुएला और ईरान के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। आपको बताऊं, फ्रांस के आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति भवन की तरफ से यह बयान दिया गया है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल यानी तेल की भारी कमी की वजह से, और ये कमी रूस पर पाबंदी जो लगी है उसकी वजह से जो कमी हो रही है, उसकी पूर्ति करने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए वेनेजुएला और ईरान को मार्केट में आना चाहिए। अब आपको बताऊं, वो तो आना चाहते हैं लेकिन अमेरिका ने पाबंदी लगाई है। यानी फ्रांस का कहने का यह सीधा सीधा अब मतलब है कि ईरान और वेनेजुएला से पाबंदी हटाई जाए और उनसे तेल लिया जाए। वहीं आपको बता दूं कि मुल्ले देश ने भारत के बल्ले बल्ले कर दिए हैं। जी हाँ, इजिप्ट ने 5 लाख टन गेहूं भारत से खरीदने का फैसला किया है, जिससे भारत को बड़ी मात्रा में फायदा होने वाला है। वैसे देखिए, संघियों को अंदर कहते हैं कि मुल्लों को न दो न मुल्लों से लो, मुल्लों का बाइकआउट करो। अब ये इजिप्ट को दे रहे हैं, दो। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे आएगा मजा। जय हिंद। तेरा बाप आया।